तो आज हम पढ़ेंगे अगला पोर्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं जो बहुत काम में आएंगे आपके। ठीक है, बड़े काम के प्रॉब्लम्स होंगे ये। देखिए किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। सो प्लीज पे योर अटेंशन हियर। So electromagnetic induction आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम से हम शुरू करें। सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसमें हमें दिया है एक सर्कुलर रीजन है और इस सर्कुलर रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिया है हमें। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इक्वल्स टू 0.5 टेस्ला। रेडियस दिया है इसका रेडियस इज 5 मीटर और इसके अंदर ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है एक्चुअली। ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर रीजन में ही है और बाजू में इस तरह का कॉइल है। अगर इसको हमने वेलोसिटी v दे दिया एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, अगर इसको वेलोसिटी मिला v और इसको पुल आउट किया हमने एट द यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से इसको बाहर निकाला इन द प्लेन ऑफ द पेपर। Find the induced EMF in the loop at t equals to, find induced EMF in the loop। ये जो लूप है इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा at t equals to 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड पे इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबके? ओके, इज इट क्लियर बेटे? तो आइए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर नहीं है, बस इतना ही सर्कुलर रीजन ही है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर है ही नहीं, इतने ही सर्कुलर रीजन में ही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये बाहर निकल जाए तो फिर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो फिर अब क्या करें? तो देखिए, हमें फिर से फैराडे के लॉ यूज करने होंगे, है ना। फैराडे के लॉ यूज करके इसको हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देखना है कि आखिर चेंज क्या हो रहा है। तो क्या आप बता सकते हो आप में से कोई, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? क्योंकि फैराडे के लॉ के अनुसार E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप ही बताइए मुझे कि इसमें कौन चेंज हो रहा है फाई में? यस, एरिया, शाबाश जी, एरिया है ना। सो द एरिया विच इज एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सो द एरिया एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड, और हर्षवर्धन ने भी बताया, करेक्ट, एरिया बदल रहा है जी हाँ। तो चलिए, अब आप बोलोगे सर t इक्वल टू 2.5 का क्या मतलब है? तो t इक्वल टू 2.5 में ये कितना आगे चला जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना।
तो अगर t इक्वल टू 2.5 में देखा जाए तो कितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ेगा, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी कितना है इसका 2 है और यूनिफॉर्म है ये, और 2.5 इसका मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका रेडियस 5 अगर मीटर है तो जब 2.5 सेकेंड्स हो जाएंगे उसके बाद का सिनारियो कैसे होगा, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। तो उसके बाद का सिनारियो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका इनिशियल लूप था, ठीक है, और अब इसके सेंटर तक का दूरी इसने ट्रेवल कर लिया। तो अब ये लूप आपका आगे बढ़ गया जो अब इसके सेंटर से गुजर रहा हो, ये समझा, क्लियर। तो ये इतना आगे बढ़ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 मीटर। इसका मतलब पहले वो यहां पर था, अब वो इसके सेंटर से गुजर रहा है। तो अब इसके इतने ही पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस रेड लूप के, ठीक है, इस तरह। तो बस हमें ये जो एरिया इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, अगर इसका हम एरिया ढूंढ सकते हैं तो बस हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से ढूंढ लेंगे ईएमएफ को। तो अब ये बीच वाला जो एरिया है क्या वो ढूंढ सकते हो आप? चलिए ट्राई करिए, बताइए मुझे कि कितना इसका आंसर आता है। ओके, फास्ट करिए। क्या एरिया ढूंढ सकते हो? एरिया ढूंढना इतना आसान नहीं है जी, समझे, इसका एरिया ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब उसका एरिया अगर ढूंढना है, बोलो एनीबॉडी, क्या आप ढूंढ पाए एरिया को? नहीं ना, नहीं ढूंढ पाएंगे एरिया क्योंकि टफ है। एरिया ढूंढ भी सकते हो लेकिन बहुत टाइम भी जाएगा इसमें। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट जरूर लगा सकते हैं जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ लगाकर, ये चीज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में हम बोलते थे E इक्वल्स टू होता है BLV, और यहाँ पर L जो है, तो स्ट्रेट अगर रॉड होता तो सीधा सीधा लेंथ ले लेते, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट रॉड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ लेना पड़ेगा। तो मैंने इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था आपको, तो इफेक्टिव लेंथ लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जब इसका इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा तो हम जरूर इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये बोल सकते हैं। तो अब इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, तो वो इफेक्टिव लेंथ होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला लेंथ इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। क्यों भाई, ये सॉर नो, ये इफेक्टिव लेंथ है। और ये इफेक्टिव लेंथ ढूंढना क्या आसान है? हाँ, इसको भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो ये इसको हम जोड़ देंगे, ये सेंटर से अगर इसको जोड़ दिया जाए, ये सेंटर है, सेंटर से इसको जोड़ दिया जाए, राइट, तो क्या ये इसमें एक मिनट ध्यान दीजिए, और ये भी इसका सेंटर होगा, है ना, तो इसके सेंटर से यहां तक और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये भी तो एक सेंटर होगा, देखो ये भी इसका सेंटर होगा। क्यों भाई? तो ये रेडियस r हो जाएगा, ये भी रेडियस r हो जाएगा, और ये भी
ये है O, ये है O डैश, तो ये O डैश, ये भी तो एक रेडियस हो जाएगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इसका हर एक साइड कितना बनेगा? 60 डिग्री, उसका हर एक साइड 60 डिग्री बन जाएगा। यस और नो? और ये जो बीच वाला जो ब्लू लाइन है उसका डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, तो पहले ये आर 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 वाली इक्विलैटरल, तो इसका जो हाइपोटेनस है, ये वाला बीच वाला, इसका हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये तो ढूंढ सकते हैं हम आसानी से, है ना? तो लिखेंगे कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको मैं बाहर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इक्विलैटरल है वो, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलैटरल। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर, सो दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो आर, और ये 60 डिग्री। तो ये हाइट h कितना हो जाएगा? तो अगर साइन 60 मैंने ले लिया, तो ये बन जाएगा h बाई आर, तो h हो जाएगा r साइन 60। r कितना दिया है हमें? r दिया है बेटे 5, तो आसानी से ये बन गया 5 साइन 60 होता है √3/2, तो ये बना h। तो टोटल ये जो ब्लू लाइन है, जो L इफेक्टिव है अपना, वो है 2h। तो हो गया काम, L इफेक्टिव will be 2h which is 5√3, और इसीलिए induced EMF will be B L effective into V, और B कितना दिया है? तो हमें B दिया गया है 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला इंटू L इफेक्टिव आया 5√3 इंटू वेलोसिटी आया 2, तो आंसर आ गया, ये 0.5 और 2 कैंसिल, आंसर आया 5√3 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या ये सबके समझ में आ गया? क्लियर है? लिख लिया सबने? तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर? द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। हमने कॉन्सेप्ट मोशनल ईएमएफ का यहाँ पर लगाया। ओके, हाँ 15.2, 5√3 करेक्ट। नहीं, 5√3 कितना आता है? 1.73, 15 नहीं आता। ठीक है, समझा ये सबको यहाँ तक? क्लियर? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए। तो इस तरह हमने स्मार्ट वे से इसको सॉल्व करके दिखाया कि आप बहुत आसानी से विदाउट यूजिंग एरिया, एरिया का यूज ना करते हुए आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। हो गया आपका ये लिखकर? पूरा हो गया जी? इक्वल्स टू 5√3 वोल्ट आता है, ठीक है ना?
तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कि यहां पर आपको इस तरह से ये फ्रेम दिया गया है और इस फ्रेम पर ऐसा फ्रेम है और इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है. ठीक है जी. और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया बीच में, यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा दिया हमने इस फ्रेम के ऊपर. और इस रॉड का जो लंबाई है वो है L और ये रॉड आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी v और ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है इन मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर B. आपसे पूछा गया है फाइंड द पावर required to move the rod with constant velocity. अब ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से हमें करना होगा. सब लोग ध्यान दीजिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है जी, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए. फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाते ही रहना है तो इसको कितना पावर अप्लाई करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब आप बोलोगे सर इसको पावर देने की क्या जरूरत है ना, इसको पावर देने की जरूरत क्यों है? तो देखिए बताता हूं क्यों है. सबसे पहला कि जब ये रॉड मूव होगा, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. तो पहला चीज यहां पर नोट डाउन करेंगे. when rod moves it produces EMF. इसमें EMF प्रोड्यूस होगा. इसमें जो EMF प्रोड्यूस हुआ, जो इंड्यूस हुआ EMF, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, है ना. सो E गिव्स करंट I, इसकी वजह से करंट I इसमें प्रोड्यूस होगा. जैसे ही I करंट इसमें प्रोड्यूस होगा बेटे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल बिकम ए रॉड करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. क्या हो जाएगा ये? करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसको एक फोर्स लगेगा. ठीक है, सो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field and it experiences force. इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस रॉड के मोशन को अपोज करेगा. ये जो फोर्स है, अच्छा ये फोर्स कितना होता है आपको याद है क्या?
F इज इक्वल टू बी आई एल वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू बी आई एल। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। हमने इसको बहुत बार लिखा है, याद है आपको? इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है बेटे, वो होता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो L का जो दिशा होता है वो करंट की दिशा में होता है। L का दिशा करंट की दिशा में होता है, ठीक है? तो L क्रॉस B के डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है वो फोर्स इसको अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है? तो ये स्लो डाउन होने लगेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, hence this opposite force, this force opposes the motion, ठीक है? और इसीलिए बाहर से हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स देके इसको पावर देने की जरूरत है, ठीक है? इसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखना है तो इस फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स देना होगा ना, तभी जाके इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले ध्यान दें, ये लिख लिया सबने? ये समझ गए सबको कि जब रॉड मूव होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो अपोजिट फोर्स लगेगा इसको, है ना? तो वो फोर्स किस दिशा में लगता है आपको पता है? ये फोर्स लगता है एल क्रॉस बी की दिशा में, ठीक है भाई? एल क्रॉस बी की दिशा में लगता है ये फोर्स। चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि यहां पर लेंज लॉ अप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब लेंज लॉ के अनुसार करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या क्लॉकवाइज होना चाहिए, पहले इसकी बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसने इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उसके अपोजिट में मतलब बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो बाहर आने के लिए इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सो हेंस करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है जी? करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। और अगर, हाँ सोहम करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा हुआ तो कितना करंट जनरेट होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले E जो होगा वो होना चाहिए बी एल वी, ये होना चाहिए। सिंपल सी बात है, E कितना होगा? बी एल वी, सिंपल। तो I क्या होता है? करंट, करंट होता है E अपॉन आर, V बाय आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी एल वी डिवाइड बाय आर, ये बनेगा करंट। और वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहां से ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब सोचो, अब ये करंट कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज करंट में, आपने हमेशा देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज करंट में बेटे, अगर करंट ऊपर की दिशा में है ना, तो एल ऊपर की तरफ, एल किधर? ऊपर की तरफ। और एल क्रॉस बी करना है हमें, एल क्रॉस बी, ये समझ रहे हो सब लोग? एल क्रॉस बी, तो देखिए डायग्राम में, तो डायग्राम में एल क्रॉस बी, ये आएगा फोर्स इस दिशा में, अपोजिट दिशा में आएगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको रोकेगा, एल क्रॉस बी उसको रोकेगा। सो ये अपोजिट फोर्स तैयार हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू होता है बी आई एल, तो यहां पर ये बनेगा B इंटू आई, कितना पैदा हुआ?
वो हुआ BLV अपॉन R into length. So this becomes B square L square V divided by R. This is the force which is necessary for which applies on the given rod. इस रॉड के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, देखिए, है ना? यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाना है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाने के लिए इतना ही एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर इतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा देंगे तब बात बन जाएगी, तब जाके ये वेलोसिटी v से कंटिन्यू करेगा। तो अगर इतना फोर्स बाहर से देना है तो कितना पावर लगेगा, ये क्वेश्चन है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड, power required to move with constant velocity. इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाने के लिए कितना पावर लगेगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना? या फिर इसी को dW/dt भी कहते हैं। इसी को हमने लिखा था, याद है आपको? इसको लिखा था हमने d/dt ऑफ वर्क डन होता है F.dx। तो इससे फॉर्मूला बनाता F इंटू dx/dt, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। dx/dt क्या होता है? तो F.v बन जाता है पावर। तो क्या ये फॉर्मूला यूज करूं मैं यहाँ पर? बिल्कुल चलेगा, है ना? तो इस फॉर्मूले को अगर यूज किया तो पावर विच इज रिक्वायर्ड विल बी F इंटू v। F कितना? तो ये है B स्क्वायर L स्क्वायर v डिवाइड बाय R इंटू v वेलोसिटी, और ये आंसर बनेगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय R। क्लियर? इस तरह से ये पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? B स्क्वायर L स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय R। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो इतना पावर आपको देना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता है, उसका डेरिवेशन काफी आसान है, ये देखो ऊपर लिखा मैंने, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को किया। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था जिसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है? समझा ये सबको? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, पूछिए। लिख लिया पूरा आपने अच्छे से? दिखाई दे रहा है सबको ना? आगे बढ़े। अब कोई पूछेगा कि भाई ये जो हमने एनर्जी इसको दिया, ये जो वर्क डन इसके ऊपर हो रहा है, तो क्या ये वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर हो रहा है ना? हम जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो डिस्प्लेसमेंट इसका करा रहे हैं, तो वर्क डन करा रहे हैं बेसिकली, हम इसके ऊपर पावर दे रहे हैं इसको। तो इसको बाहर से जो पावर मिल रहा है वो पावर जाके क्या इस सिस्टम में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ऐसा कुछ है क्या? ये एनर्जी जाके कहाँ छिप गया? तो ये एनर्जी एक्चुअली लॉस्ट हो गया इन द रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको एक नोट लिखना होगा, ओके?
So we will write down an important note here. Note, this external power, given to the system is lost in the register, in the form of heat, चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या इतना ही हीट लॉस आता है। तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो हीट लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है I²RT, और पावर क्या होती है? पावर होती है हीट लॉस पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा I²R। तो चलिए देखते हैं, पावर इक्वल्स टू ये I², I कितना आया था याद है आपको? ये देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, I आया था अपना BLV अपॉन R। तो चलिए BLV अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R, तो ये बनेगा B²L² V² डिवाइड बाय R² इंटू R। तो एक R यहां से कैंसल, तो ये बनेगा B²L² V² डिवाइड बाय R। ये बनेगा पावर विच इज लॉस्ट इन द रजिस्टर। तो क्या इतना ही पावर हमने इसको दिया है? तो देखिए ये आंसर B²L² V² अपॉन R, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखोगे इसको और ये जो मिला है यहाँ पर इसको, दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल है। क्लियर? तो इस तरह से हमने प्रूव करके दिया कि पावर which is given externally is equals to the power lost in the register। रजिस्टर में इतना ही वो हीट लॉस करता है। क्लियर? समझ में आया ये बात?